हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया है। तो इसका आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। आईआईटी दिल्ली को आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में 123वां स्थान मिला है, जो भारत का अब तक का सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान बनकर उभरा है। भारत में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें 54 विश्वविद्यालय शामिल थे। दुनिया भर में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश भी बन गया है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का आईआईटी दिल्ली जो है अब तक का सर्वोच्च स्थान हासिल किया और वह 123वें स्थान पे था। अब आइए हम लोग कुछ अन्य शीर्ष आईआईटीज़ के रैंक जान लेते हैं। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का स्थान 129वां था, आईआईटी मद्रास का 180वां स्थान था, आईआईटी खड़गपुर का 215वां स्थान था, आईआईटी बेंगलोर ने 219वां स्थान हासिल किया तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने 350वां स्थान हासिल किया। तो ये हमारे भारत से संबंधित सभी यूनिवर्सिटीज़ के रैंक थे। अब आइए हम लोग विश्व से संबंधित जान लेते हैं कि विश्व में पहले स्थान पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था। विश्व में किस विश्वविद्यालय ने अपना पहला स्थान हासिल किया। तो इस क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी ने विश्व रैंक 1 बरकरार रखा है। जी हाँ, पिछले साल भी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पे था और इस बार भी वह पहले ही नंबर पर है। उसके बाद कैम्ब्रिज दूसरे स्थान पर है, ऑक्सफोर्ड तीसरे पे है, हार्वर्ड चौथे पे है तथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पर है। एशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग सबसे अग्रणी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे पे स्थान पर है तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। तो एशिया में अगर हम पूछा जाए तो एशिया में टॉप पर हांगकांग है, उसके बाद पेकिंग है और एशिया में 100 टॉप यूनिवर्सिटियों में भारत के 7 संस्थान शामिल है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। भारत के 7 संस्थान एशिया में 100 इंस्टीट्यूट में शामिल हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के अगले क्वेश्चन पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 26 अक्टूबर से 4 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी 27 अक्टूबर से 1 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटने और सुशासन को मजबूत करने में नैतिकता पर दक्षता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। 3 महीने का पूर्व कार्यक्रम अभियान 18 अगस्त से 17 नवंबर 5 प्रमुख क्षेत्र में निवारक स्वतंत्रता पर केंद्रित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया केंद्रीय सतर्कता आयोग का जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है और इसकी थीम होगी हम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। अब आइए हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्टैटिक जीके के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर और यह सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है और यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2
अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने CBC के बारे में जान लिया। तो ये अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि हाल ही में किस देश में पहली बार पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। मालदीव विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 1 नवंबर से 2025 से पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू किया है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे सभी लोगों, जिसमें पर्यटक भी शामिल हैं, द्वारा तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह बहुत ही सराहनीय फैसला कहा जा सकता है और ऐसे नियम हैं जो हम जहाँ तक हर देशों में लागू होने चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इसकी लत में बहुत पड़ते जा रहे हैं। यह नशे की लत होती जा रही है आजकल बच्चों में भी। लेकिन यहाँ पर यह मालदीव के द्वारा एक सराहनीय फैसला है कि 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे अधिकतर इसमें बच्चे ही शामिल होंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 17-18 साल तक के लोगों तक के लिए इसे बैन किया गया है। तो 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे सभी लोगों, जिनमें पर्यटक भी सम्मिलित हैं, द्वारा तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, इनका मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मोइज़ू द्वारा अनुमोदित इस कानून में सभी आयु के लोगों के लिए वेपिंग और सिगरेट पर भी कठोर दंड के साथ प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन के FCTC लक्षण के अनुरूप ऐतिहासिक जन स्वास्थ्य मील का पत्थर है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है तथा WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में तथा इसके हेड टेड्रोस अदनॉन जी हैं। तो यह आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे आज का। तो अगला फैक्ट हम लोग को निधन से है। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीनाथ P. हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में संक्षिप्त बीमारी के बाद लंदन में निधन हो गया। वह 2023 में अपने भाई श्रीचंद के उत्तराधिकारी बने। हिंदुजा समूह के वैश्विक समूह में बदलने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, जिन्होंने गल्फ ऑयल 1984, अशोक लीलैंड 1987 जैसे प्रमुख अधिग्रहण का नेतृत्व किया और 35.3 बिलियन पाउंड लगभग 33.6 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ 7 वर्षों तक ब्रिटेन के सबसे धनी व्यक्ति भी रहे हैं। तो ये हमारे निधन से संबंधित फैक्ट था, जिसमें हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीनाथ P. हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंदन में निधन हुआ और यह 7 वर्षों तक ब्रिटेन के सबसे धनी व्यक्ति भी रहे हैं। और इन्होंने गल्फ ऑयल की स्थापना 1984 तथा अशोक लीलैंड 1987 जैसे प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण किया था। अब हम लोग अगला फैक्ट देखेंगे आज का। फिलीपींस में आया काल मेगी तूफान, जिसे फिलीपींस में टीनो के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रफ्तार 205 किलोमीटर घंटा थी। यह विशाल क्षेत्र में भारी तबाही मचाया है। तो यह हमारे तूफान से संबंधित था, इसे आप लोग लिख लेंगे। यह हमारे वन लाइनर में आ सकता है कि काल मेगी तूफान कहाँ आया, तो यह फिलीपींस में आया था। अब अगला हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे आज का। स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू का 49 किलोग्राम का भार वर्ग 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया। अब उन्हें 53 किलोग्राम वजन वर्ग में ही कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धाओं की कुल संख्या 12 कर दी है। तो यहाँ पर यह मीराबाई चानू के लिए थोड़ा निराशाजनक खबर है। पहले वह 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 49 किलोग्राम भार को हटा के 53 किलोग्राम एकदम न्यूनतम वाला 53 किलोग्राम कर दिया है।
तो अब मीराबाई चानू को 53 किलोग्राम में लोगों से खेलना होगा। तो ये आज का हमारा फैक्ट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट पे। अब देखते हैं कि अगला आज 5 नवंबर के दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2013 में आज ही इसरो ने 450 करोड़ रुपए की लागत से बहुत ही कम लागत में मंगलयान का प्रक्षेपण किया था। 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत इकलौता देश है। 7 वर्षों में मंगलयान ने बेहद अहम आंकड़े जुटाए। यह बहुत ही गौरव का क्षण था कि कई देशों ने कई बार प्रयास किए तब जाके कहीं मंगलयान पर जाने में सफलता पाई और इतने ज़्यादा पैसा लगाए तब जाके कहीं पहुंचते थे, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने केवल 450 करोड़ रुपए की लागत में मंगलयान का प्रक्षेपण किया और पहले ही प्रयास में कक्षा में प्रवेश कर गए और इस तरह पहले प्रयास में पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। अब आइए हम लोग अगला फैक्ट पढ़ेंगे आज का। चित्तरंजन दास जी के बारे में जानेंगे, जिनका आज जन्मदिन है। चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में आज ही कोलकाता में हुआ था। लंदन में वकील के रूप में कैरियर की शुरुआत की और दादा भाई नेरोजी के चुनाव अभियान में भाग लिया। 1908 में अलीपुर बम कांड में क्रांतिकारी अरविंदो घोष का बचाव कर प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई अन्य क्रांतिकारियों का भी बचाव किया जिन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक अपराधों का आरोप था। असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1923 में गांधी जी से मतभेद के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो यह चित्तरंजन दास से संबंधित फैक्ट है। चित्तरंजन दास जो कि हमारे यहाँ के बैरिस्टर भी थे, तो इसलिए वह अरविंदो घोष का बचाव में वह प्रसिद्ध हुए तथा कई क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने वकालत की और उनके बचाव के रूप में अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखते थे। और 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने तथा 1923 में गांधी से मतभेद के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आइए हम लोग अगला फैक्ट पढ़ेंगे यूपी स्पेशल से संबंधित। कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब महिलाएं भी रात्रपाली नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, बस उन्हें अपनी लिखित सहमति देनी होगी। अब कारखाने में काम करने की अवधि 12 घंटे होगी, प्रतिदिन तय की जा सकेगी। हालांकि साप्ताहिक कार्य 48 घंटे ही होगी। तो यह यूपी स्पेशल से संबंधित एक फैक्ट था। अब कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार महिलाएं अब रात में भी काम कर सकेंगी 12 घंटे, लेकिन उन्हें अपनी लिखित सहमति देनी होगी और इस सुरक्षा की जिम्मेदारी कारखाने के मालिकों की होगी। उन्हें इसका देना होगा कि वह महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो इस तरह महिलाएं भी रातपाली में काम करके अपनी आय में या अपने आर्थिक विकास को में योगदान कर सकती हैं। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा, तो यह आपको कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कभी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।